अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ अपकमिंग वीडियोस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं रेरा एक्ट 2016 के बारे में। कंट्री के हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में रियल एस्टेट इंडस्ट्री ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। रेरा के आने से पहले रियल एस्टेट इंडस्ट्री बहुत ही अनरेगुलेटेड सेक्टर हुआ करती थी, जिसमें बायर्स और बिल्डर्स के बीच में काफ़ी डिस्प्यूट हो जाते थे। लेट्स सपोज अगर किसी बायर ने अपने सपनों का घर किसी भी प्रोजेक्ट में बुक किया है तो वो प्रोजेक्ट 7-7 साल 8-8 साल बाद भी उन्हें डिलीवर नहीं होते थे, और इसकी सुनवाई के लिए बायर्स के पास कहीं भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहां पे इस चीज़ की सुनवाई हो सके। इन्हीं प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन के लिए इंडिया में रेरा यानी कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट 2016 को पास किया गया। तो आइए इसके बारे में कुछ बेसिक्स नॉलेज जानते हैं। रेरा स्टैंड्स फॉर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। 2016 में इसे लाया गया था। इंडिया के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर को ट्रांसपेरेंट और रेगुलेटेड बनाने के लिए इस एक्ट को पार्लियामेंट में पास किया गया था। ये एक्ट 1 मई ऑफ 2016 को 59 ऑफ 92 सेक्शंस के साथ फोर्स में आया था। कई स्टेट्स में इसे इम्प्लीमेंट भी किया और फुल फोर्स के साथ स्टेट्स में इसे 1 मई 2017 को इम्प्लीमेंट किया गया। ये एक्ट हर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में मैंडेटरी किया गया, सिवाय जम्मू एंड कश्मीर के। ये एक्ट सिर्फ रियल एस्टेट अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए ही मान्य है। अगर कोई प्रोजेक्ट पहले से बना हुआ है, उसका OCCC आ चुका है, तो ये एक्ट उस प्रोजेक्ट के लिए मान्य नहीं होगा। अब बात करते हैं कि इंडिया के अंदर रेरा को इंट्रोड्यूस करने में गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या था। रियल एस्टेट के अंदर जब रेरा नहीं थी तो उससे पहले बिल्डर्स और बायर्स के बीच में बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते थे, जैसे कि अपनी सारी पेमेंट्स करने के बाद भी बायर्स को उनका घर नहीं मिलता था, और भी कई सारी चीज़ें होती थी जो बिल्डर्स और डेवलपर्स के बीच में डिस्प्यूट होती थी। तो इन्हीं सब चीज़ों की प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत सारी कंप्लेंट्स गवर्नमेंट के पास गई, और गवर्नमेंट को लगा कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जहाँ पे बायर्स और डेवलपर्स के बीच में सारी चीज़ें इक्वल हो और बहुत ट्रांसपेरेंट हो। और यही वजह रही कि गवर्नमेंट ने रेरा को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, जिससे हर स्टेट्स ने अपनी रेरा की एक गाइडलाइन बनाई, जिससे कि डेवलपर भी अपनी मनमानी ना कर सके और बायर्स के लिए भी ट्रांसपेरेंसी हो। अब बात करते हैं कि रेरा के अकॉर्डिंग कारपेट एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो रेरा के अकॉर्डिंग कारपेट एरिया आपके अपार्टमेंट का नेट यूजेबल फ्लोर एरिया और अंदर के इंटरनल पार्टीशन वॉल्स ही इंक्लूड होंगे, और कुछ चीज़ें नहीं इंक्लूड है कारपेट एरिया के अंदर, जैसे आपके एक्सटर्नल वॉल्स, सर्विस शाफ्ट, बैल्कनी, कोई वरांडा या एक्सक्लूसिव ओपन टेरेस। ये सारी चीज़ें आपकी कारपेट एरिया के अंदर इंक्लूड नहीं होती हैं। अब बात करते हैं कंप्लीशन सर्टिफिकेट की। तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट बिल्डर को तब मिलता है जब एज पर अप्रूव्ड लेआउट प्लान, सैंक्शन प्लान, स्पेसिफिकेशंस जो रेरा से अप्रूव्ड कराई गई है, अगर वो सारी चीज़ें बिल्डर डेवलप करता है तब जाकर के अथॉरिटी बिल्डर को कंप्लीशन सर्टिफिकेट देती है। अब जान लेते हैं कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट क्या होता है। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट वहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल्डर को तब देती है जब वो ये जान लेती है कि ये प्रोजेक्ट ऑक्यूपाई करने लायक हो चुका है, उसके अंदर सारी सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर आ चुके हैं, जैसे कि वाटर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस पाइपलाइन, ये सारी चीज़ें अगर उस प्रोजेक्ट के अंदर आ चुकी हैं तब डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल्डर को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट देती है और वो पोजीशन के लिए रेडी होता है। तो अब बात करते हैं कि रेरा रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर किसी भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को रेरा के अंदर रजिस्टर्ड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिना किसी भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड किए हुए आप उसे सेल नहीं कर सकते, आप किसी को विजिट के लिए इनवाइट नहीं कर सकते, आप उसके एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। इस वजह से किसी भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को रेरा के अंदर रजिस्टर्ड करना बहुत कंपलसरी हो जाता है। अब जान लेते हैं ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स का क्या मतलब होता है। तो जो प्रोजेक्ट्स रेरा के पहले से बन रहे हैं और उनका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ चुका है,
उन प्रोजेक्ट्स को ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स नहीं माना जाएगा, वो रेरा के अंतर्गत नहीं आएंगे। लेकिन जो प्रोजेक्ट्स रेरा के पहले से बन रहे हैं और अगर उनका कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आया है तो वो रेरा के अंतर्गत आएंगे और एक्ट के 3 महीने के अंदर इस प्रोजेक्ट को रेरा के अंदर रजिस्टर्ड करना ज़रूरी है और ये प्रोजेक्ट ऑनगोइंग माना जाएगा। रेरा के अंदर कुछ एग्जाम्पशंस भी है, अब उनके बारे में भी बात कर लेते हैं कि रेरा कहाँ एप्लीकेबल है और कहाँ नहीं। तो जो फर्स्ट पॉइंट आता है, प्लॉट साइज इज़ लेस देन 500 स्क्वायर मीटर। अगर आप कहीं किसी भी प्लॉट पे कुछ बना रहे हैं, उसका प्रोजेक्ट साइज़ 500 स्क्वायर मीटर से कम है या उसमें नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स 8 से कम है तो वो प्रोजेक्ट रेरा के अंदर नहीं आएगा। सेकेंड पॉइंट है कंप्लीशन सर्टिफिकेट बिफोर रेरा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगर उस प्रोजेक्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट रेरा के पहले आ चुका है तो वो प्रोजेक्ट रेरा के अंदर नहीं माना जाएगा। थर्ड पॉइंट इज़ रीडेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट। अगर कोई भी प्रोजेक्ट को रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, उसे रेनोवेट किया जा रहा है और वो किसी भी मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग या सेलिंग का हिस्सा नहीं है, उसे सिर्फ रेनोवेट किया जा रहा है, तो वो भी रेरा के अंदर नहीं आएगा। फोर्थ पॉइंट है ईच फेज सेपरेट प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट में अगर हम फेज वाइज बिल्डर डिलीवरी दे रहा है तो वो अलग अलग प्रोजेक्ट माना जाएगा और उस प्रोजेक्ट को सेपरेट फेज में रजिस्टर्ड कराना ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हमने सिर्फ कुछ बेसिक चीज़ों को ही कवर किया है, आगे और भी चीज़ों के रेरा के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ अपने रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए और आप हमसे कनेक्ट रहने के लिए हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आपकी क्वेरी हो तो प्लीज़ हमें ईमेल करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।